दिल्ली के चुनाव का शोर अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि दिल्ली में दरअसल किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। चर्चा आज इस बात की नहीं हो रही है कि दरअसल सरकार किसकी बनेगी। चर्चा दरअसल इस बात की शुरू हो चुकी है कि कैसे बड़े बड़े लोगों को बचाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी साख दिल्ली के चुनाव में लगा दी, जिनका यह कहना है कि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है और दिल्ली को फतेह करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है, जिनका यह दावा है कि हर कीमत पर दिल्ली को जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की तस्वीर बदलते हैं तो आप हिंदुस्तान की तस्वीर बदलते हैं। दिल्ली वो हिंदुस्तान का एक आईना है जो हिंदुस्तान के तरह तरह के तमाम लोगों को एक साथ लाता है, और अगर आप दिल्ली जीतते हैं तो हिंदुस्तान जीतते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली न सिर्फ वो जीतना चाहते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी के रथ को रोककर आज वो एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहते हैं कि आम आदमी दिल्ली में अपनी सरकार बना सकता है। राहुल गांधी अपनी पार्टी की अगुवाई करते हुए कांग्रेस की विलुप्त होते हुए चलन को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा मसला आज ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर सफल होती है तो फिर उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल पर, अगर विफल होती है तो शायद उसका श्रेय भी अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने पहले से तय कर लिया है, सफल हुए तो राहुल गांधी, सफल हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असफल हुए तो किरण बेदी, असफल हुए तो अजय माकन। क्या यही है राजनीति का स्वरूप? किस तरीके से हर पार्टी अपने बचाव के रास्ते तैयार कर रही है, इस पर एक छोटी रिपोर्ट, चर्चा फिर आगे करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की विजय पताका लहराने के लिए सियासी मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए थे। जनता से बात करते हुए मोदी ने न सिर्फ दिल्ली को विकास और बेहतर जिंदगी के तोहफे देने का ऐलान किया, बल्कि साथ ही साथ विरोधियों पर निशाने भी साधे। बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे दिल्ली फतेह करने का सपना देख रही है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कह दिया कि दिल्ली चुनाव के नतीजों को मोदी के प्रदर्शन का मानदंड न माना जाए। ये चुनाव दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने के लिए है, न कि देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता मुख्यमंत्री चुनेगी, न कि प्रधानमंत्री। यहां बीजेपी का मुकाबला बाकी सभी विरोधियों से है। नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को दिल्ली चुनाव के नतीजों से जोड़ने के सवालों पर वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में बीजेपी को जीत मिली तो क्या वो भी मोदी सरकार के प्रदर्शन का मानदंड है? वेंकैया के इन बयानों का एक मतलब ये भी हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, और शायद इसी वजह से पार्टी किसी अनहोनी की हालत में नरेंद्र मोदी की छवि बचाना चाहती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी में भी कांग्रेस जैसी ही परंपराएं पैदा हो रही हैं? राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में हार या खराब प्रदर्शन के लिए कभी राहुल गांधी को पार्टी के अंदर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। तो क्या बीजेपी भी इसी तरह मोदी की छवि बचाने में जुटने की कोशिश कर रही है? टीम न्यूज नेशन। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा दमखम दिल्ली में लगा रखा है। ललन कोहली, वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं जरा राजनीति की तरफ चलूं, एक छोटा सा संपादकीय हो जाए। सिंह साहब, क्या आप मानेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण होता दिखाई दे रहा है? कांग्रेस में यह प्रथा बड़ी आम थी, चुनाव जीत गए तो गांधी परिवार, हार गए तो फिर राज्य के किसी न किसी या फिर जो वहां के प्रभारी होते थे उनके ऊपर जिम्मेदारी होती थी। नरेंद्र मोदी ने दमखम लगाकर प्रचार किया, लेकिन अब वेंकैया नायडू जी के बयान के साथ और उसके बाद फिर पार्टी के अध्यक्ष ने भी ये कह दिया है कि भाई ये चुनाव प्रचार जो है, ये चुनाव का मुकाबला मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि नलिन जी अभी तो यही नहीं मानेंगे कि स्थिति कैसी है, और नेचुरली नेवर से डाई स्पिरिट से कर रहे हैं। तो बात सही है कि बीजेपी भी अपना दावा करेगी कि वो जीत रही है, और जीतने के बीच में अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। लेकिन एक बात साफ है कि ये चुनाव कुछ क्यूरियस वेरिएबल्स दे रहा है जो कि पहले के चुनाव में नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रांग कंटेंडर है, जो कि बाकी जो आपने देखे होंगे राज्यों के चुनाव, उसमें एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आपने डिक्लेयर नहीं किया था,
और उसमें डिफेम था, वहां का जो गवर्नमेंट थी वो डिफेम थी, और कांग्रेस ने टैक्टिकल जो मिस्टेक्स थी वो ये था कि अपने जो एलाइज थे उनका साथ छोड़ दिया था। आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, हरियाणा कह रहे हैं, ये आपका झारखंड ले लीजिए। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेसीकरण से ज्यादा ये है कि आखिर हुआ क्या है कि मोदी का इतना बड़ा ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस और एक इंडिविजुअल है जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही कम समय का है। क्या वजह है कि अगर हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों नेक एंड नेक फाइट पे हैं, फिर भी वो क्या फैक्टर है कि अरविंद केजरीवाल आज बराबर पे खड़े हैं। तो वो मेरे ख्याल से बीजेपी को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है कि एक आदमी पैरेलल आके खड़ा हो गया। बिल्कुल नलिन जी, सबसे पहला मुझे लगता है कि कमेंट आप ही का बनता है। ऐसा क्यों कि वेंकैया नायडू जी को यह बयान देना पड़ा? क्या वाकई में पार्टी ये सोच रही है कि भाई अगर किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से नतीजे वैसे नहीं आए जैसा पार्टी सोच रही है, तो बचाव का रास्ता पहले से तैयार रखा जाए? लंबे इतिहास का एक नुकसान ये होता है अजय भाई कि आदत पड़ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी को इतना लंबा देखते देखते वही मॉडल सबको सूझता है कि शायद कांग्रेसीकरण हो रहा है, जबकि देश की राजनीति कांग्रेस से हट के होने लग गई है। लेकिन आज आते हैं आपके सवाल पर। जी, जो वेंकैया जी ने कहा वो तथ्यों पे आधारित है। रेफरेंडम हो चुका है मोदी जी पे। 2014 के मई के चुनाव में उन्हीं पे तो रेफरेंडम था। तो रेफरेंडम से जब निकल आए हैं, उभर के आ गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो कम से कम आप ये थोड़ी ना मानेंगे हर हफ्ते एक नया रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम एक ही बार होता है। अगला रेफरेंडम के रूप में अगर आप देखना चाहेंगे वो तो 5 साल बाद उनके कार्यकाल के अंत में आएगा। दूसरा प्रश्न उठता है फिर मोदी जी हमारे प्रचार में जो है, हम कहते हैं चलो मोदी जी के साथ, तो उसका अर्थ क्या है? मोदी जी के विजन और एजेंडा जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं उसके साथ हम राज्य को भी जोड़ना चाहते हैं और जनता को अपील कर रहे हैं कि आप भी जुड़िए। काम तो राज्यों में होना है, केंद्र सरकार जो है पॉलिसीज बनाती है, काम तो राज्यों में होता है। तो इसका मतलब ये होता है जहां जहां हम जीत रहे हैं वहां तेजी से कर पाएंगे। कहीं पर भी इसमें यह बात नहीं है कि अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे तो हम जो है आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी स्पष्ट कहते हैं ये तो भारत सरकार भारतीयों की सरकार है, हर भारतीय के लिए सरकार है ये। नलिन जी, लेकिन क्योंकि कोई अगर जो राज्यों में जहां भाजपा नहीं है वहां के मुख्यमंत्री तय कर सकते हैं भाई हम इसको उतना एम्फेसिस दे या नहीं दे। तो मोदी जी हमारे प्रचार में सर्वश्रेष्ठ है, लोकप्रिय है जी, तो उनके ऊपर रेफरेंडम खींचना हम रेफरेंडम आपने बनाया ना, हमने अपनी बात रखी। नलिन जी, रेफरेंडम बनाने की कोशिश तो आपने की। जिस तरीके से पूरे दलबल के साथ चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, भाई चुनाव दिल्ली का है, 70 विधानसभा, क्या वाकई में 70 विधानसभा इतने मायने रखते हैं आपके लिए? एक्चुअली क्या है अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का एक अपना अंदाज है। महाराष्ट्र में इससे ज्यादा नेता उतरे थे, कई ज्यादा केंद्रीय मंत्री लगे हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र क्योंकि मीडिया का गढ़ नहीं है, राष्ट्रीय मीडिया यहाँ है, ये ज्योग्राफिकली सीमित नहीं है। माफ कीजिए नलिन जी, छोटी सीमित राज्य आपकी ये नॉलेज बड़ी त्रुटिपूर्ण है। आप ये क्या बड़ा हम लोग तमाम लोगों के साथ अनर्थ कर रहे हैं भाई, ऐसा मत कीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रश्न नहीं समझ पाया, इसलिए क्योंकि देखिए महाराष्ट्र पर भी उतना ही तवज्जो दिया गया था, कम से कम पत्रकारिता के द्वारा, जितना कि आज दिल्ली को दिया जा रहा है। लेकिन जो मैदान में जिस तरीके से धुआंधार, मैंने अपनी बात नहीं की, हो सकता है मेरे अर्थ को आप समझ नहीं पाए, मैं फिर से प्रयास करता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली सीमित है ज्योग्राफिकली और यहां पर राष्ट्रीय मीडिया रहता है, इसीलिए शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग होते हैं वो पहले कार्यकर्ता होते हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। इससे पहले कि साहब मैं आपके पास आऊं, मीम साहब एक छोटा जवाब, इसमें मेहनत करते हैं चुनाव में, इसमें बुराई क्या? मीम साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? मीम साहब जी जी, मुझे लगता है कि इसका छोटा जवाब आप दे सकते हैं बेहतर। जी देखिए, पहले तो मैं रेफरेंडम पर आऊंगा। अजय जी, आज कई डिबेट्स में रेफरेंडम का जिक्र आया, तो अगर रेफरेंडम मान लें मई के चुनाव को, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी को रेफरेंडम में फेल माना जाएगा। रेफरेंडम और इलेक्शन में यह फर्क होता है कि डिवीजन ऑफ वोट में जिसको भी मेजॉरिटी मिलती है वो इलेक्शन जीत जाता है, और रेफरेंडम होता है जिसकी 50% से ज्यादा वोट आए
वो लीडर मीम साहब आप तो इसे बड़े तकनीकी आधार पर ले जा रहे हैं। वो 50% के बाद शुरू होता है। मीम साहब आप तो इसे तकनीकी आधार पर ले जा रहे हैं। तकनीकी आधार है ये। लेकिन तो अगर 31% पर ये रेफरेंडम मान दे रहे सकते थे कांग्रेस पार्टी से कि जो जीत के प्रधानमंत्री बन गया वो हार गया, और जो प्रधानमंत्री थे और आप प्रधानमंत्री नहीं है वो जीत गए। ये तो मैं ऐसा विचित्र लॉजिक आज तक लाइफ में सुना नहीं हूं। आपको बधाई देता हूं। मैं देखिए एनके सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं जी, हो सकता है मुझसे ज्यादा सीनियर है, हो सकता है मुझे करेक्ट कर दें, लेकिन रेफरेंडम जो होता है वो 50% आप देखिए माना जाता है। मीम साहब मैं क्षमा चाहूंगा, आज आप रेफरेंडम शब्द पकड़ रहे हैं। भाव पकड़िए, भाव तो फेल हैं, इलेक्शन कहेंगे तो पास हैं। न भाव पकड़िए, इलेक्शन चलिए, रेफरेंडम की बात नहीं है। बात यह है कि आज क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी है, और अगर लगी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बचाव का एक छोटा सा रास्ता देख रही है? वेंकैया नायडू जी का बयान क्या इसी को प्रदर्शित करता है? छोटी टिप्पणी इस पर, क्योंकि मुझे अभी सिंह साहब से बात करनी है, और संजय सिंह जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आ चुके हैं। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने मुझसे पूछा। जी बिल्कुल, ये सवाल आप ही के लिए था। हाँ, बिल्कुल सही है, और मैं ये समझता हूं, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज हुई है इस इलेक्शन के अंदर। शुरू में उन्होंने मोदी जी को उतारा, उसके बाद उन्होंने हवा देखी, उसके बाद उनको विड्रॉ किया, किरण बेदी जी को लाए, वो नहीं चल पाई, फिर मोदी जी को लाए, अभी भी कंफ्यूज हैं कि इलेक्शन हार गए तो क्या हुआ, इसलिए वेंकैया नायडू जी का बयान आया। तो मैं समझता हूं बहुत घबराए हुए हैं, काफी परेशान हैं और बहुत बुरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। जी बिल्कुल, सिंह साहब एक छोटी टिप्पणी आपकी, उसके बाद हम जरा संजय सिंह जी के से भी बात करें। नलिन जी, बहुत छोटा सा वो है, आप लॉजिकली करेक्ट होते हैं। आप जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ने इलेक्शन मंच से जनता को वायदा किया कि सबको फ्लैट देंगे और वहीं पे देंगे। एक बड़ा वायदा था जिसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट था, एक बड़ा वायदा था। अगर इन तमाम इलेक्शन के वायदों को देखा जाए जो प्रधानमंत्री ने देश के दिया है, जिसने कि बीजेपी के फॉर्चून को 18% से उठा के 31% पे पहुंचा दिया, अगर उन वायदों के बाद बीजेपी का ये जो वेंकैया नायडू का स्टेटमेंट, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर भगवान न करे कुछ होता है, मैं ये अब नहीं कह रहा हूं कि कुछ होता है, अगर नेगेटिव जाता है तो आप ये कहेंगे कि रेफरेंडम नहीं था। क्या ये लॉजिकल प्रेमाइस कि मोदी जी ने वायदा किया था और पूरे दिल्ली की जनता के साथ, और तब भी उस वायदे को नहीं लिया, जनता ने नकार दिया, और एक किसी अरविंद केजरीवाल के वायदे को उसने ज्यादा माना, तो ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा रेफरेंडम इटर्निटी में नहीं होता, रेफरेंडम हमेशा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हर 6 महीने में, हर 2 हफ्ते में होता रहता है जी। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं अगर ये होता है तो वो वाकई मोदी जी के एक इमेज को कंटेंट करेगा? नलिन, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, मुझे संजय जी को बस एक सवाल उनसे मैं ले लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संजय जी, वेंकैया नायडू जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पीछे से भागने का दरवाजा एक है छोटा सा? देखिए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती रही है कि दिल्ली का चुनाव हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। जब किरण बेदी जी को लाए, उसके बावजूद आप देखिए प्रचार से लेके रैलियों से लेके हर जगह मोदी जी को ही आगे किया जा रहा है जी। निश्चित रूप से 8 महीने में जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और 49 दिन में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया है जी, उसके आधार पर ये चुनाव होगा, और उसमें जो परिणाम आएगा ये मूल्यांकन भी उसी आधार पे होना चाहिए कि 8 महीने की सरकार के काम पे क्या लोगों का मानना है और 49 दिन की सरकार के काम पे लोगों का क्या नजरिया है जी, और उस सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? नलिन जी, प्रचार का समय खत्म हो गया, अब इतना ही कह सकते हैं कि अब तो जनता तय करेगी। 7 तारीख दूर नहीं है और 10वीं इतनी दूर नहीं है जी, तो 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। एनके सिंह साहब ने जो कहा पूछा उस पर आ जाए। भाई, क्या मोदी जी का प्रचार कराना बंद करा दें? सबसे लोकप्रिय नेता है, लोग उन्हें सुनने आते हैं, तो उसका अर्थ तो ये होगा फिर मोदी जी से प्रचार मत कराइए। मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। इसीलिए मैं उसको एक टेक्निकल रूप से आपके सामने रख रहा था। अब आ जाते हैं अफजल साहब ने जो कंफ्यूज्ड बात कही। मुझे कम से कम आज पहली बार एहसास हुआ है कि अफजल साहब की 2014 के चुनाव के बाद हो सकता है वो सदमा इतना है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि पहले आपने जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए उनको हारा हुआ माना,
जो प्रधानमंत्री नहीं बने उससे स्पष्ट हो गया कि जीत उनकी हो गई। उसके बाद आपने जितने तर्क अभी तक लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अभी कोई तर्क बनाने में कुछ बन नहीं रहा। थोड़ा बता दीजिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। अच्छा नलिन जी, सुना नहीं है ना देखा है नलिन जी, अगर मैं यहाँ बीच में आऊं, भी नहीं सुन पाए क्या कांग्रेस क्या किया इसमें फोकस। अच्छा नलिन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप अमेरिका की बात करें या किसी भी अन्य देश की बात करें, बार बार वहां पर देखा जाता है कि नेता की पॉपुलैरिटी रेटिंग क्या है, हर पर तय किया जाता है। हमारे यहां भी कई बार ये बातें आती रहती हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। तो अगर यह माना जाए कि दिल्ली के चुनाव में अगर मान लीजिए कि अप्रत्याशित तरीके से ही सही भारतीय जनता पार्टी को जरा नुकसान उठाना पड़ता है, कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल तो उठेंगे ही, आप भी जानते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इफ और बट पे अब बोलूंगा नहीं, प्रचार खत्म हो गया है जी। हम लोगों को बहुत आशा है, हमारे अपने अनुमान ये कहते हैं कि इसमें कोई हारने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा अब 7 तारीख को जनता वोट करेगी, तो 10 तारीख को इस चर्चा को बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि हम लोगों को इस चर्चा को इस रूप में ना बढ़ाना पड़े। संजय जी क्या कहेंगे आप? से आम आदमी पार्टी के बारे में जिस प्रकार से टीवी चैनल्स के मीडिया के सर्वे भी आ रहे हैं, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, उसके कारण एक बेचैनी और बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में देखने को मिल रही है। इसी कारण से वो जिस तरह से नकारात्मक विज्ञापन छाप के प्रचार कर रहे हैं, इनके नेता जो बयान देते हैं, कोई राक्षस कह दे रहा है, कोई नक्सलवादी कह दे रहा है, कोई जंगल में भेज दे रहा है, ये सब इनकी बेचैनी और बौखलाहट का नतीजा है। परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। दिल्ली की जनता चलिए, आम आदमी जाहिर सी बात है इसके बारे में हम 10 तारीख को बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान बड़ा चौंकाने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है उसका मर्म हम नहीं समझ पा रहे। मुझे उम्मीद है कि नलिन जी आप जरूर हमें समझा देंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को उनका बयान हम दिखा देते हैं। देखिए, बेहतर किया है, बेहतर हुआ है, बेहतर दिख रहा है, तभी तो आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आज चारों तरफ जो आप कल भी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या आम आदमी की या केजरीवाल जी की ताकत दिखाई पड़ रही है। हमने कहा जाहिर है ताकत दिखाई पड़ रही है, तभी तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। रोज अखबारों में चर्चे हो रहे हैं, रोज टेलीविजन पे जिक्र हो रहा है, चारों तरफ बुमा बूम हो रहा है मुंबई की जुबान में, तो इसका माने की है, पकड़ है। नलिन जी, बुमा बूम हो रहा है भाई, शत्रुघ्न सिन्हा का ये कहे आपसे जो अजय जी आपने सबसे महत्वपूर्ण बात खुद ही उस पर दर्शाया है जी, फोकस लाए हैं कि भाई बूमा बूम मुंबई की भाषा बोल रहे हैं, तो फिल्मी दुनिया में बूमा बूम मतलब कि बहुत शोर भी हो रहा है, एक अपनी काल्पनिक दुनिया में बहुत कुछ दिख रही है जी। तो ठीक है, वो फिल्मी दुनिया की भाषा है। जब भी महत्वपूर्ण बातों की बात होती है तो मोदी जी की और सरकार की विकास की बात होती है। जब बूमा बूम फिल्मी दुनिया में ये सब चल रहे हैं तो केजरीवाल जी हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा जी को ऐसा लग रहा होगा केजरीवाल जी का नाम। आप बहुत ही सफल प्रवक्ता हैं नलिन जी, इसकी बधाई मैं आपको पहले ही दे दूं। संजय जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। संजय जी लगता है फिलहाल हमारे साथ नहीं है। मीम साहब, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह गई। देखिए मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं कि अभी पिछले 8-10 दिन में हम देख रहे हैं और ये बार बार मीडिया सवाल उठा रहा है कि पर्सनल हमले हो रहे हैं, गलत जबान इस्तेमाल हो रही है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। और हमसे पूछा अभी आपने कि भाई कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है, तो हम तो मैनिफेस्टो ले आए, देख लीजिए हमारा क्या एजेंडा है। आप विजन डॉक्यूमेंट कश्मीर में लेकर आए थे और पहली बार लाए थे, पिछली 3 स्टेट्स में आपने चुनाव लड़ा, जीता, वहां पर आप जो है लेकर आए थे मैनिफेस्टो, लेकिन वहां विजन डॉक्यूमेंट लाए इसलिए कि कुछ चीजों पे आपके क्लैरिटी नहीं थी या आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे जी। ऐसा ही मामला दिल्ली के अंदर भी है। आप कमिटमेंट के साथ नहीं आए हैं, सिर्फ विजन के साथ आए हैं। और विजन वादा नहीं होता है, विजन का मतलब होता है कि हमारा ये विजन है, आगे चल के देखेंगे क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, हमारे पास है। आपके पास एजेंडा वो है जो अब तक आप केजरीवाल पर हमले करके आपके मुख्तलिफ लीडर बोल चुके हैं, या आपका विजन वो है जो अब तक 2014 से लेकर के अब तक जितने सर्वे आ रहे थे आपके हक में थे तो आप खूब तालियां बजाते थे। और अब 2 रोज पहले जो सर्वे आए और उसमें आप पार्टी को बढ़त दिखाई, हमको तो बहुत कम दिखाया, हालांकि हम सर्वे में नहीं जाते थे, लेकिन मैं आज इस पर तबसरा इसलिए कर रहा हूं, अब हमारी तरफ से इजाजत मिल गई है कि आप सर्वे पर जाइए, बात कीजिए। तो उसके अंदर एक अहम बात देखने को मिली
कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया बिकाऊ बाजारू किस्म के सर्वे। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी जब तक उनके फेवर में सर्वे आ रहे थे तो बहुत बढ़िया बोलते थे कि अब तो सारा देश देख रहा है, दीवार पर लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन एक सर्वे आते ही पटड़ी से उतर गया प्रधानमंत्री। चलिए मीम साहब, हम आते हैं आपके पास ये तमाम सवालों का जो मुझे लगता है कि नलिन जरूर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे भी हैं जी। इस वक्त संजय जी हमसे जुड़ चुके हैं, बीच में तकनीकी दिक्कत की वजह से हम नहीं बात कर पा रहे थे। उनके मुंह से बाजारू बिकाऊ और सर्वे के बारे में ऐसा तो हमने भी नहीं बोला कभी। संजय जी जवाब जरूर दूंगा। जी बिल्कुल नलिन, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। संजय जी, जी शत्रुघ्न सिन्हा जी की बातों को आपने सुना होगा, आपकी बातों के लिए उनके पास बस एक ही शब्द निकला जो कि बम्बैया जबान में उन्होंने कहा, बूमा बूम हो रहे हैं आप लोग, बहुत अखबार में छाए हुए हैं। नहीं, बातें तो कई निकली उनके मुंह से, लेकिन सुनाई एक ही शब्द पड़ा नलिन कोहली को। बातें तो निकली कि टीवी चैनल पे चर्चा हो रहा है, सर्वे में चर्चा हो रहा है, वो जमीन पे उन्होंने जो हकीकत देखी वो बयान कर दिया उन्होंने जी। दूसरी चीज ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से सर्वे आने के बाद यहाँ केबल ऑपरेटर्स को कैसे कुछ टीवी चैनल्स का प्रसारण रुकवा रहे हैं, ये तो सीधे सीधे एक लोकतंत्र में चौथे स्तंभ को आप। संजय जी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, वक्त जरा कम है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। नलिन जी एक बहुत छोटा जवाब, वक्त जरा कम है इसलिए प्लीज। मैं बस इतना ही कहूंगा जी कि संजय जी आप जो है बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं कि आज आपको बड़ी खुशी हो रही है कि भाजपा से कम कुछ तारीफ तो हो गई। आपको जनता से तारीफ की चिंता नहीं है, लेकिन भाजपा से जरूर है। तो आप इतना घबराते हैं कि कोई भी कुछ बोल दे, चाहे व्यंग में कहे या बूमा बूम की बात करे, आपको खुशी हो गई। दूसरी बात, चौथे स्तंभ पर कितने प्रहार आम आदमी पार्टी ने किए, कम से कम आपने कुछ तो कहा चौथे स्तंभ के बारे में पॉजिटिव। तो मैं इसको एक अच्छा संकेत मानता हूं कि लोकतंत्र में थोड़ी आस्था बढ़ रही है, क्योंकि न्यायपालिका हो, विधान पालिका हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, सब पर आपका प्रहार। आदित्यनाथ और साक्षी महाराज की नहीं है, हमारी तो बराबर आस्था है लोकतंत्र में। चलिए मैं आप सबों के बीच में आना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं आप सबों से, चर्चा का वक्त हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद भविष्य की तरफ देखती दिख रही है। 10 तारीख के बाद अगर माकूल नतीजे नहीं निकले तो बचाव का रास्ता क्या है, शायद इस पर चर्चा हो रही है। तभी वेंकैया नायडू जी को यह कहना पड़ा कि भाई ये मोदी जी की लड़ाई थोड़ी ही है, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी की है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, अभी और खबरें बाकी हैं।